तो साथियों, हमने जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने पैलेजिक निक्षेप तक पढ़ लिया था कि पैलेजिक निक्षेप में क्या होता है और नैरेटिक निक्षेप में क्या होता है। नैरेटिक निक्षेप के अंदर जो कण का आकार होता है वो मोटा होता है और उसमें ज़्यादा योगदान स्थलीय निक्षेप का होता है, जिसमें बजरी आ जाता है, बालू आ जाता है, गाद आ जाता है। दूसरी साइड होता है पैलेजिक निक्षेप। पैलेजिक निक्षेप के अंदर जो कण होता है उसका आकार बहुत बारीक होता है। नैरेटिक निक्षेप हमें मग्न तटों पर देखने को मिलता है, जबकि पैलेजिक निक्षेप हमें गहन सागरीय तलहटी में देखने को मिलता है। नैरेटिक निक्षेप का कुल निक्षेपों में जो कुल समुद्री निक्षेप है उसमें 7% योगदान होता है, जबकि पैलेजिक निक्षेप का 93% योगदान होता है। पैलेजिक निक्षेप में हमें देखने को मिलता है मृत्तिका, पंख और सिंधु पंख, ठीक है। जबकि नैरेटिक निक्षेप में हमें देखने को मिलता है क्या क्या प्यारे साथियों, जैसे कि अपन को बजरी है, बालू है, गाद है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं पैलेजिक निक्षेप। पैलेजिक निक्षेप को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक हो जाती है स्थल जातीय निक्षेप और दूसरा आ जाता है जैव जातीय निक्षेप। अब जो स्थल जातीय निक्षेप है इसका स्रोत क्या होता है? स्थल जातीय निक्षेप का स्रोत होता है स्थलीय अपरदन, पवन एवं बहता हुआ जल, ठीक है। जो स्थल जात निक्षेप होता है, स्थल जातीय निक्षेप का स्रोत होता है स्थलीय अपरदन के द्वारा, जैसे नदी के द्वारा, पवन के द्वारा जो अवसाद लेके आया जाता है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जबकि जो जैव जातीय निक्षेप होता है इसमें समुद्री जीव जंतु ये सारे शामिल आ जाते हैं, ठीक है। समुद्री जीव जंतु जैसे कोई परवाल भित्ती वहीं मर गई, या फिर कोई मूंगा मर गया, कोई मछली मर गई, कोई मगरमच्छ मर गया, कोई कछुआ मर गया, वो सारे के सारे समुद्री जीव जंतु आ जाते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं स्थल जात निक्षेप में बता देता हूँ। लाल मृत्तिका काउंट होती है और पंख काउंट होता है, ठीक है। दूसरी साइड हम बात करें जैव जातीय निक्षेप। जैव जातीय निक्षेप में सिलिका प्रधान आ जाता है और चूना प्रधान पंख आ जाता है, ठीक है। अब दोनों को मैं समझा देता हूँ होता क्या है सीन यहाँ पर। सबसे पहले हम लाल मृत्तिका के बारे में पढ़ते हैं। लाल मृत्तिका, इसकी औसत गहराई 5000 मीटर तक। लाल मृत्तिका हमें सागरों के अंदर 5000 मीटर की गहराई तक देखने को मिलता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। लोहा ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है। कुल समुद्री निक्षेप के 68% भाग पर क्या फैला हुआ होता है? लाल मृत्तिका फैली हुई होती है। लाल मृत्तिका का सर्वाधिक विस्तार हमें पूर्वी प्रशांत महासागर में, उत्तरी मध्य अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो लाल मृत्तिका के संबंध में आपको क्या क्या याद करना है अब नोट करो। लाल मृत्तिका गहराई याद कर लो, 5000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। लोहा ऑक्साइड की अधिकता की वजह से लाल मृत्तिका का रंग लाल होता है, ठीक है। कुल समुद्री निक्षेप के 38% भाग पर हमें लाल मृत्तिका देखने को मिलती है। लाल मृत्तिका का सर्वाधिक विस्तार पूर्वी प्रशांत महासागर और उत्तरी मध्य अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं पंख के बारे में। देखो पंख की जो औसत गहराई होती है वो होती है 200 से 2000 मीटर तक की गहराई। पंख हमें सामान्यतः 200 से लेकर 2000 मीटर तक की गहराई में देखने को मिलता है। यह बारीक कणों वाला भाग है जो स्थलीय क्षेत्रों से उड़कर लाया जाता है। तो पंख क्या होता है? पंख सामान्यतः 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर की गहराई तक हमें देखने को मिलता है। पंख के अंदर जो कण होता है वो बहुत ही बारीक होता है, जो कि किसी स्थलीय क्षेत्र से उड़ाकर लाया हुआ होता है, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आता है सिलिका प्रधान पंख। नाम से पता चल रहा है सिलिका प्रधान। सिलिका प्रधान का मतलब है कि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है। सिलिका प्रधान का मतलब क्या है? कि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है। इसकी औसत गहराई कितनी है? 4000 मीटर की औसत गहराई तक पाया जाता है ये। इसका मुख्य घटक क्या है? रेडियोलेरियन उच्च है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। यहाँ से एक बार नहीं बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछ चुका कि सिलिका प्रधान का मुख्य घटक क्या है, तो रेडियोलेरियन ऊर्जा है जो सिलिका प्रधान का मुख्य घटक है। कुल समुद्री निक्षेप की 14% भाग पर हमें सिलिका प्रधान देखने को मिलता है, ठीक है। सिलिका प्रधान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, 4000 मीटर की गहराई तक देखने को मिलता है। इसका मुख्य घटक रेडियोलेरियन पंख है और कुल समुद्री निक्षेप के 14% भाग पर हमें सिलिका प्रधान देखने को मिलता है।
उसके बाद में हम बात करें, सिलिका प्रधान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, चूना प्रधान में चूने की मात्रा अधिक होगी। यह वनस्पति एवं जीवों का अवशेष होता है। चूना प्रधान में चूने की मात्रा अधिक होगी, यह वनस्पति एवं जीवों का अवशेष इसमें अधिक देखने को मिलता है। चूना प्रधान उज, इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है और इसमें वनस्पति और जीवों का अधिक अवशेष हमें देखने को मिलता है। यह सामान्यतः 2000 से लेकर 3000 मीटर तक की गहराई पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिलिका प्रधान कितनी गहराई तक देखने को मिल रहा था, चूना प्रधान कितनी मीटर की गहराई तक देखने को मिल रहा है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सिलिका प्रधान, ध्यान रखना, सिलिका प्रधान समुद्री निक्षेप के 14% भाग पर फैला हुआ है, जबकि जो चूना प्रधान है वो कुल समुद्री निक्षेप के 41% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, तो चूना प्रधान औसत 2000 से 3000 मीटर की गहराई तक मिलता है, सिलिका प्रधान 4000 मीटर की गहराई तक मिलता है। चूना प्रधान इसमें कुल समुद्री निक्षेप के 41% भाग पर चूना प्रधान हमें देखने को मिलते हैं, चूना प्रधान निक्षेप देखने को मिलते हैं। वहीं कुल समुद्री निक्षेप के 14% भाग पर हमें सिलिका प्रधान निक्षेप देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो चूना प्रधान निक्षेप था उसका मुख्य घटक क्या था प्यारे साथियों, तो चूना प्रधान निक्षेप के दो मुख्य घटक हैं, जिसमें पहला है ग्लोबजेरिनिया और दूसरा है टेरापोड। ठीक है, तो टेरापोड और ग्लोबजेरिना और टेरापोड ये दो क्या हैं, सिलिका प्रधान निक्षेप के प्रमुख घटक हैं, प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, जबकि सिलिका प्रधान का मुख्य घटक क्या है, रेडियोलेरिन उच्च है। ठीक है, तो ये बात बहुत स्पेशली आपको याद होनी चाहिए कि सिलिका प्रधान निक्षेप का मुख्य घटक क्या है, रेडियोलेरियन उच्च है, जबकि चूना प्रधान उच्च का मुख्य घटक क्या है मेरे प्यारे साथियों, ग्लोबजेरिनिया और टेरापोड है। ठीक है, तो ग्लोबजेरिनिया और टेरापोड क्या है, चूना प्रधान उच्च के प्रमुख घटक हैं, जबकि रेडियोलेरिन क्या है, सिलिका प्रधान उच्च का मुख्य घटक है। अब हम बात करते हैं सिलिका प्रधान उच्च के बारे में, थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। सिलिका प्रधान उच्च, इसके दो मुख्य घटक हो गए, एक डायटम हो गया, ठीक है, और दूसरा रेडियोलेरियन हो गया। सॉरी नितिश, गेट बंद। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, और यदि नहीं पता है तो याद रख लेना इनको भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अब जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो सिलिका प्रधान उच्च, इसके दो मुख्य घटक हो गए, एक डायटम हो गया, दूसरा रेडियोलेरियन हो गया। कहीं पर रेडियोलेरियन भी लिखा होता है, कहीं पर रेडियोलेरियम भी लिखा होता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। सिलिका प्रधान उच्च के दो मुख्य घटक हैं, एक डायटम है और दूसरा रेडियोलेरियम है। डायटम में सिलिका की मात्रा 73% होती है, रेडियोलेरियम में सिलिका की मात्रा 54% होती है। ठीक है, इन दोनों डाटाओं को आप मत याद करो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चाहो तो आप इसमें सिलिका की मात्रा कितना परसेंट है ये भी मत याद करो, आज तक नहीं पूछा, केवल पूछा तो क्या पूछा है कि सिलिका प्रधान के कौन कौन से दो मुख्य घटक हैं, पहला डायटम है, दूसरा रेडियोलेरियम है। ठीक है, ये तो दोनों बातें आपको बहुत स्पेशली पता होना चाहिए कि सिलिका प्रधान उच्च के दो मुख्य घटक हैं, एक डायटम है, दूसरा रेडियोलेरियम है। अब ये चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं डायटम पढ़ा देता हूं, यह है पादप वर्गीय, क्या है, प्लावक है, अर्थात फाइटोप्लैंक्टन का और अवशेष है ये। ठीक है, डायटम क्या है, एक पादप वर्गीय प्लावक है, क्या है, पादप वर्गीय प्लावक है, अर्थात फाइटोप्लैंक्टन का क्या है, अवशेष है। फाइटोप्लैंक्टन एक क्या है, पादप है, उसका अवशेष होता है डायटम। ठीक है, तो डायटम क्या है, एक पादप वर्गीय अवशेष है, अर्थात फाइटोप्लैंक्टन का क्या है,
अवशेष है। फाइटोप्लैंक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ कुछ कीवर्ड हैं, इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है, केवल रटना है। डायटम एक पादप वर्गीय प्लावक है, फाइटोप्लैंक्टन का अवशेष माना जाता है। यह ठंडे जल में बहुगुणित होता है, समुद्री क्षेत्र पर उत्प्लावित रहता है, ठीक है। डायटम हमें सामान्यतः ठंडे जल में देखने को मिल जाता है, ठीक है। औसत गहराई होती है डायटम की 1000 से 3000 मीटर। कुल समुद्री निक्षेप के 7.4% भाग पर डायटम फैला होता है। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार हमें देखने को मिलता है 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में, ठंडे जल वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो देखो अब डायटम की आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है मैं समझा देता हूँ, पूरा नहीं याद करना डायटम, आपको कन्फ्यूज हो जाओगे। सिलिका की मात्रा चाहो तो याद कर लो, वरना मत याद करो चाहे, ठीक है। ये वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये वाली बात महत्वपूर्ण है, ये वाली महत्वपूर्ण है, ये वाली महत्वपूर्ण है, ये वाली महत्वपूर्ण है। केवल इनको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप यदि पीजीटी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो यानी मतलब इसको भी आप याद करना जरूर। उसके बाद में हम पढ़ते हैं रेडियोलेरियम। अब रेडियोलेरियम दिखाते हैं हम। अब देखो यहाँ पर डायटम क्या था, डायटम क्या था, एक पादप वर्गीय प्लावक था। रेडियोलेरियम क्या है, एक जंतु वर्गीय प्लावक है। दोनों में अंतर देखो, डायटम पादप वर्गीय प्लावक है, रेडियोलेरियम एक जंतु वर्गीय प्लावक है। सिलिका की मात्रा चाहो तो याद कर लेना, अदरवाइज आप कैंसिल कर देना। रेडियोलेरियम में सिलिका की मात्रा 54.4% होती है। यह समुद्र की ऊपरी सतह पर उत्प्लावित रहता है, जो गर्म जल से बहुगुणित होता है, ठीक है। भाई साहब देखो, डायटम ठंडे जल से संबंधित है, रेडियोलेरियम गर्म जल से संबंधित है, ठीक है। डायटम 1000 से 3000 मीटर की गहराई पर देखने को मिल रहा है, जबकि रेडियोलेरियम 3600 मीटर की गहराई पर देखने को मिल रहा है। कुल समुद्री क्षेत्र के 7.4% भाग पर डायटम का विस्तार है, कुल समुद्री क्षेत्र के 6.6% भाग पर रेडियोलेरियम का विस्तार है। रेडियोलेरियम हमें सामान्यतः विषुवत-रेखीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ कुछ याद करने का तरीका बता देता हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिलिका की मात्रा को आप छोड़ दो, आपको यह ध्यान रखना है कि डायटम और रेडियोलेरियम क्या है, सिलिका प्रधान उज्ज है, इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। सिलिका प्रधान उच्च कौन कौन से हैं, डायटम है, रेडियोलेरियम है, इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। डायटम 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 क्या है, पादप वर्गीय है। डायटम पादप फाइटोफ्लैक्ट, ठीक है। फाइटोफ्लैक्ट ये शब्द भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रेडियोलेरियम जंतु वर्गीय प्लावक है, ठीक है। अब आपको देखो मैं समझाता हूँ, इन दोनों में से आप एक चीज याद कर लो, या तो ठंडा जल याद कर लो या गहराई याद कर लो। सपोज दैट हमने याद कर लिया ठंडा जल, ज़्यादा बेस्ट तरीके से ये होगा, और इस साइड हमने गर्म जल याद कर लिया, ठीक है। अब ठंडे जल और गर्म जल के आधार पर हमें गहराई का पता चलाना है। डायटम 3000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। रेडियोलेरियम क्या है, 3600 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है, ठीक है। तो समुद्री सतह का जो ऊपर का जल होता है वो तुलनात्मक रूप से क्या होता है, टेम्परेचर उसका बदलता रहता है, ठीक है। सतह का जल का टेम्परेचर क्या होता रहता है, तापांतर होता है, क्या होता है, चेंज होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन जो नीचे का जल होता है, सतही जो जल होता है, उसका टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है, लगभग स्थिर रहता है, ठीक है। तो सतह का जल क्या होता है, कभी ठंडा हो गया बहुत तेज, कभी गर्म हो गया। लेकिन जो सतह का जल होता है ना, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, थोड़ा गर्म ज़्यादा रहता है, ठंडा कम रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, आपने याद कर लिया, क्या याद कर लिया प्यारे साथियों, आपने गर्म और ठंडा याद कर लिया कि रेडियोलेरियम क्या है, गर्म जल है। डायटम क्या है, ठंडे जल में पाया जाता है। समुद्री सतह का ऊपरी भाग क्या होता है, ठंडा होता है। समुद्री सतह का जो सतही भाग होता है क्या होता है, ऑलवेज गर्म रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया, आपको पता चल गया कि ये अधिक गहराई पर रहता है। रेडियोलेरियम क्या होता है, अधिक गहराई पर देखने को मिलता है, लगभग 3600 मीटर तक की गहराई पर। डायटम हमें कम गहराई पर देखने को मिलता है, लगभग 1000 से 3000 मीटर की गहराई तक। इसके अलावा ये गर्म जल से संबंधित है, तो गर्म जल कहाँ पाया जाता है, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये ठंडे जल से संबंधित है, तो ठंडा जल कहाँ पर पाया जाता है,
भाई आप ध्रुवों पर बात करोगे तो वहां पर बर्फ जमी हुई है, वहां पर तो जल है ही नहीं। जल कहाँ पर है? मध्य अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में। भाई ध्रुवों पर तो क्या है? बर्फ है, जल नहीं है। ठंडा जल कहाँ पर है? 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिनसे मैं याद किया था। आपको ये अच्छे लगे तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। रेडियोलेरियम विषुवत रेखा के समानांतर 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में फैला होता है, और जबकि जो अपना क्या था, डायटम था, वो 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों चूना प्रधान। सिलिका प्रधान कौन कौन से हैं? डायटम है, रेडियोलेरियन है। चूना प्रधान कौन कौन से हैं? ग्लोबजेरिनिया है, टेरोपॉड है। ये तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए। सिलिका प्रधान कौन कौन थे? रेडियोलेरियम था, डायटम था। सिलिका प्रधान थे इसलिए उनमें सिलिका की मात्रा अधिक थी। चूना प्रधान कौन कौन से हैं? ग्लोबजेरिना है, टेरोपॉड है। तो ग्लोबजेरिना टेरोपॉड क्या है? चूना प्रधान है, तो इनमें चूने की मात्रा अधिक होती है। भाई सिलिका प्रधान का मतलब उसमें सिलिका की प्रधानता, मतलब सिलिका अधिक है। चूना प्रधान का मतलब उसमें चूने की प्रधानता, मतलब चूना अधिक है। ठीक है, ये बाकी के डाटा आप मत याद करो। अब उसके बाद में हम बात करते हैं ग्लोबजेरिना का मुख्य स्रोत क्या होता है? पोरामेनिफेरा होता है। ठीक है, पोरामेनिफेरा, पोरामिनिफेरा, पोरामिनिफेरा किसका स्रोत है? ग्लोबजेरिना का है। टेरोपोड का क्या है? मोलस्क है। ठीक है, आपको केवल ये याद करना है। रेडियोलेरिन का स्रोत क्या था? डायटम का स्रोत क्या था? ग्लोबजेरिन का स्रोत क्या है? और टेरोपोड का स्रोत क्या है? चारों की चारों बिल्कुल प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। टेरोपोड का है मोलस्क, ग्लोबजेरिना का क्या है? पोरामेनिफेरा है, रेडियोलेरिन का क्या है? कमेंट करके बताओ। डायटम का क्या है? कमेंट करके बताओ। उसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलकर औसत गहराई। तो जो टेरोपोड है, जो टेरोपोड है वो सामान्यतः 15 से 500 से 3000 मीटर की गहराई, सॉरी 1500 से लेकर 3000 मीटर तक की गहराई पर देखने को मिलता है, जबकि जो ग्लोबजेरिना है वो हमें 3000 से 4000 मीटर की गहराई तक देखने को मिलता है, उल्टा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो ग्लोबजेरिना है इसकी सर्वाधिक मात्रा उत्तरी प्रशांत महासागर में व उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलती है, और टेरोपोड की जो सर्वाधिक मात्रा है दिनेश ने तो फिर चश्मो तो मैं वाली आऊँ तो ले रहा जो ना हो अभी जस्ट। ठीक है, और जो टेरोपोड होता है, टेरोपोड की सर्वाधिक मात्रा हमें सागरीय पर्वतों, उच्च पठारी भागों में देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये कॉमन बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है प्यारे साथियों। भाई क्या क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। ग्लोबजेरिना टेरोपोड चूना प्रधान है, इनमें चूनों की मात्रा अधिक होती है। पैरामेनिफेरा ग्लोबजेरिना से संबंधित है, मोलस्क टेरोपोड से संबंधित है। 1500 से 3000 मीटर की गहराई तक टेरोपोड, 3000 से 4000 मीटर की गहराई तक ग्लोबजेरिना। वितरण याद कर लेना। ठीक है, वितरण ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि वितरण में कंफ्यूज हो जाओगे आप, चारों के वितरण में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए चाहो तो वितरण को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो कंटेंट है ना इसको आप किसी भी हाल में स्किप मत कर देना प्यारे साथियों, अदरवाइज आप धोखा खा जाओगे। ठीक है, वितरण को आप स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। सबसे मेन तो ये है, यदि इंपॉर्टेंट होता तो हमें पढ़ना होता, फिर चाहे उसमें कंफ्यूज क्यों ना होते, लेकिन यहाँ से नहीं बनता क्वेश्चन, आज तक तो बना नहीं, आगे बनेगा तो देखा जाएगा। तो आप यदि बिल्कुल प्रॉपर वे में 100% तैयारी चाहते हो आप इनको याद कर लेना। यदि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मत याद करना, लेकिन इनको तो आप याद करना ही। ठीक है, उसके बाद में आता है परवाल भित्ति, जो हम कल की एक क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा मैं परवाल भित्ति को, बिल्कुल सारी की सारी परवाल भित्ति को कल एक क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।